आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। ड्यूटेरिया 7500 का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा चुके हैं। ये न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, 7500 प्लस है। अभी जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, खास करके बिहार पुलिस एग्जाम जो होने वाला है उसमें बहुत ही जो है ना बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए साबित होगा। तो अच्छे से जो है ना बारीकी से इस सेट को अच्छे से देख लीजिए। और बाकी जो पीछे जो ड्यूटेरिया इसका पहले वॉल्यूम 1 जो आया था ड्यूटेरिया 5000, उसको भी जो है इसका क्लास 64 क्लास हो चुका है। बस कुछ क्लास बाकी है ना, उसका हम करवा देंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एक ख़त्म नहीं कि एक का स्टार्ट कर दिए, लेकिन नहीं, ये बुक भी करवाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। और पीछे का जो भी बचा उसको हम क्लास करवा देंगे। 100 सेट था ना टोटल, 100 पूरा ख़त्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसका भी क्लास डेली आएगा और इसका जो है डेली 7 बजे टेस्ट भी होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कारण बस जो है ना नहीं हो पाता है टेस्ट, लेकिन टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होगा। और अभी एग्जाम है ना, तो एग्जाम पूरा फोकस अभी बिहार पुलिस एग्जाम पे हो रहा है। तो जितना प्रैक्टिस सेट रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और ये बुक जो है अच्छे से पढ़ के जाइए पूरा जितना हो रहा है। बाकी सोच रहे हैं कि एक बार में जो है ना 2-3 सेट करवाया जाए। बाकी आप लोग बताइएगा। बाकी इसका जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। चलिए बताइएगा। ये जो है ना पूरा समान अध्ययन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे आधारित है। बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और आंसर नहीं भी देते हैं ना, तो अपना आप में देखिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको आ रहा था और कौन सा क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं आ रहा था। बस अपने आप में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर रहे थे। इसलिए थोड़ा सा समय आपको देंगे सोचने का, और आप लोग आंसर सोचना है कि कौन सा मेरे क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सही हो रहा है। और पूरा क्वेश्चन, पूरा जो क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक याद नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ना असत्य है। इसमें कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहले सोचिए इसमें कौन सा कथन गलत होगा, बताइए। कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में जो है ना कौन सा कथन असत्य है। तो एक का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी। क्या है सी? दलीप सिंह को 2,50,000 जो है ना वार्षिक पेंशन दी गई थी। क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है पंजाब के विलय के बारे में? याद रखिएगा ना कि इसमें सही क्या है। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य जो है समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा जो मेन फोकस उद्देश्य रहता है ना, बस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करवाना। बाकी क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन 50 दिया हुआ है ना, बाकी अच्छे से क्वेश्चन आपको 50 के 50 जो है ना आपको याद हो जाए। अब ज़्यादा भी पूरा डिटेल अगर पूरा करेंगे तो आपको पता है एक क्लास जो है ना कम से कम 1 घंटा से ऊपर क्लास जाएगा। तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो अगर आपको लगे ना डाउट जाए तो कुछ क्वेश्चन को जो है ना आप देख लीजिएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन याद रखिए कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको याद करना जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन को हम हर क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट कर। देखिए इसमें कह रहा है ना कि पहला जो है इसमें क्या है, तो पहला कथन क्या है, सही है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अब महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। क्या है? बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी। 2,50,000 नहीं था, यहाँ पे कितना था? 5 लाख था। कितना था? 5 लाख। याद रखिए यहाँ पे ना 5 लाख था, याद रखिएगा। ठीक है, 5 लाख था। 5 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालक्रम में जो है ना क्रम में इंगित करे। मतलब क्रम के अनुसार मतलब सजाना है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा क्रम के अनुसार दिया हुआ है। तो 3 का जो सही उत्तर हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। तो इसमें जो है ना मान लें, इसमें देखिए बैठाना है, इसका क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था, याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और इसमें जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। तो याद रखिए इसको हो जाएगा 1909, 1919, 1931, 1940। तो क्रम के अनुसार बैठा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। बताइए। कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी क्वेश्चन जो है ना सारा याद हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। इसके पहले भी जो बुक था उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था और बहुत सारा एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी, क्या होगा? तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। तो कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बताइए क्या होगा? तो ये कहते हैं, किसको कहते हैं? तो मंतागिनी हजारा को कहते हैं ना, मंतागिनी हजारा को। तो कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहते हैं? किसको? मानतगनी हजारा को कहते हैं। मानतगनी हजारा को जो है ना बूढ़ी गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कर रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। क्या होगा? ज्योतिबा फूले। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? बताइए, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या होगा? फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन। हाँ, तो 8 का जो आंसर होगा ना, 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 3 2 4 होगा। तो पहले होगा ख्रीज खां, उसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह, उसके बाद होगा मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का जो सही क्रम था ना वो कौन कौन था? तो पहले ख्रीज खां, उसके बाद कौन होगा? अलाउद्दीन आलम शाह, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर लास्ट में हो जाएगा मुबारक शाह, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। केवल एक जो है ना, केवल एक सही है। ठीक है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है ना रुद्रमा के बारे में कि रानी रुद्रमा वारंगल जो थी काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है, रुद्रमा जो थी वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। और दूसरा में कथन में बोल रहा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों के देवगिरी के सोयना शासकों को पराजित किया था। क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 नंबर क्या है? गलत है। तो इसका जो है ना, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? केवल एक जो है बिल्कुल सही है। केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है, केवल एक सही था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मध्ययुगीन, कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी प्रवास प्रदान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, इसका जो है ना SARAIS का जो है ना अर्थ है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना इसमें सही है। देखिए इसमें जो है ना इल्तुतमिश ने सीधा मतलब दंडवत मतलब पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था, बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश नहीं किया था। कौन किया था? बलबन किया था। कौन किया था? बलबन। यहाँ पे हो कौन किया था? ये बलबन किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन किया था? बलबन किया था। तो यहाँ पे बलबन ने सीधा और पैबोस के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था, ये बलबन किया था, ना कि इल्तुतमिश किया था। और सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बलबन ने चांदी टाका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था, ये बलबन ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? उल्टा है, ये इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था, याद रखिए, इल्तुतमिश किया था। तो इसमें सही क्या होगा? ना तो एक सही है, ना तो 2 सही है। ठीक है, ना 1 ना 2, दोनों क्या है? गलत है। यहाँ पे बलबन होगा, यहाँ पे क्या होगा? इल्तुतमिश होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? बताइए क्या होगा? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भुक्ति होगा, विषय और वृद्धि और ग्राम होगा। क्या होगा? तो कह रहा है कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? बताइए कौन सी मंदिर है? बताइए। तो 13 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर है। क्या है? होयसलेश्वर मंदिर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो होयलेश्वर मंदिर, होयलेश्वर मंदिर है। क्या है? होयलेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा। होयलेश्वर मंदिर पूछेगा तो कहाँ बताइए? होयलेश्वर मंदिर पूछेगा तो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिए, कर्नाटक में। ठीक है,
कर्नाटक में हलेश्वर मंदिर स्थित है, कर्नाटक, ठीक है, याद रखिए कर्नाटक में है। आगे क्वेश्चन आइए 14 पे, कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। तो कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार थे। आगे देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा होगा? तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में, कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, बिल्कुल सी ही सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, गलत क्या है? तो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं होता है, 21 वर्ष होता है। कितना होता है? 21 वर्ष होगा, तब जाके सही होगा, ठीक है। इसमें 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे, क्वेश्चन 17 कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? बताइए क्या किस अनुसूची में होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। क्या होगा? 7वीं अनुसूची में। तो कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 7वीं अनुसूची में। आइए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या बताइए? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समादेश। क्या होगा? समादेश। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, समादेश जारी किया जाता है। आइए क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, क्या होगा? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का सही उत्तर, तो 19 का आंसर ये होगा, मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो प्राकृतिक वरण की रक्षा के लिए किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है, क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। तो कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे, देखिए इसमें दिया हुआ ना, सूची 1 में अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है? शहर दिया हुआ है। देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, बिल्कुल सही है। कहाँ है? बिल्कुल सही है, जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर, सही है। और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून नहीं होगा। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ये देहरादून गलत होगा, ठीक है। तो किसका आंसर क्या होगा? बी जो है ना, गलत है। अब वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोराहट में, बिल्कुल सही है। कहाँ है? जोराहट में, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर, बिल्कुल सही है। तो कहाँ है? जबलपुर, सही है। तो शुष्क वन अनुसंधान बोलेगा तो जोधपुर, सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा देहरादून नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा। और वर्षा वन अनुसंधान बोलेगा तो जोराहाट होगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा जबलपुर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें बोल रहा नहीं, मतलब बैठाना है। इनमें कह रहा है कौन सा जो होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले स्थापना देख लेते हैं। पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? बताइए क्या हुआ? 1774 में हुआ था। कब? 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो रानीगंज में कोयले का जो प्रथम उत्पादन हुआ 1774 में हुआ था। और कोल इंडिया लिमिटेड CL का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बोलेगा तो 1975 में हुआ। 1975 में इसका स्थापना हुआ था, 1975 में, ठीक है, 1975 में स्थापना हुआ था। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, याद रखिएगा, 1973 में हुआ था। एक बात 1973 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का NDC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1956 में। कब हुआ था इसका स्थापना? 1956 में हुआ। देखिए अब मिला लीजिए कौन कौन होगा। तो पहले क्या होगा? पहले होगा 4 नंबर होगा ना। पहले क्या? पहले 1 नंबर ना, पहले 1 नंबर 1 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 1 4 3 2, सही तो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 1 4 3 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 4 3 2। देखिए पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम होगा स्थापना, पहले देखिए पहले होगा रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन 1774, पहले ये होगा। उसके बाद 4 नंबर होगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना 1956, ये होगा।
उसके बाद होगा 3 नंबर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था, बिल्कुल ये होगा। और लास्ट में जो है ना कोयला इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में हुआ था, बिल्कुल ये होगा। तो 1 4 3 2 बिल्कुल सही है, तो मिला लीजिए, सारा का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा? राजस्थान। तो 23 का जो सही उत्तर क्या होगा 23 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? राजस्थान। क्या है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 31.2%। तो कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2% है। आगे आइए, कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या होगा? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड फेनमैन को। किसको कहते हैं? रिचर्ड फेनमैन को। आइए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति का संरक्षण पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो रेखीय गति के संरक्षण पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इको साउंडिंग, कह रहा है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका मापने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है सोलर सेल, कह रहा है सोलर सेल में से किसके बने होते हैं, तो क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक के होते हैं। किसके होते हैं? अर्धचालक के होते हैं, याद रखिएगा। आइए कह रहा है एसी वर्षा, कह रहा है एसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है, क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या? अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। तो कह रहा है एसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, रेहोडियम का। किसका है? रेहोडियम का। तो कह रहा है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोहेडियम का। आइए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन में Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण है, क्या है बताइए? तो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। आइए क्वेश्चन 32 पे कह रहा है किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, क्या होगा बताइए? कह रहा है किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा में। क्या है? अंडा में। आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो गलत है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन बोलेगा तो पेडोलॉजी कहलाता है। आप पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेपेंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपेंथोलॉजी, ठीक है, नेपेंथोलॉजी। पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन बोले पैलेंटोलॉजी होगा। क्या होगा? पैलेंटोलॉजी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक है, और पौधे के जीवाश्म के अध्ययन बोलेगा तो पैलेंटोलॉजी होगा। क्या होगा? पैलेंटोलॉजी होगा, ठीक है, पैलेंटोलॉजी इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है जी। पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। इसमें देखिए बी नंबर क्या है? सही है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और जंतु विज्ञान की शाखा बोलेगा तो एंटोमोलॉजी। आप पोषण का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। क्या है? ट्रोपोलॉजी। याद रखिएगा कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी, और पोषण का अध्ययन ट्रोफोलॉजी, और पैलेंटोलॉजी बोलेगा तो पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन तो पैलेंटोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, बताइए क्या होगा? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से। क्या है? लेमिनेरिया से। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है क्वेश्चन 36 कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, बताइए किसके लिए किया गया था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। क्या? जीन के संश्लेषण के लिए जो है ना हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था, बताइए क्या दिया गया था?
तो यार कारण क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संशोधन के लिए, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, याद रखिएगा 1968 में। आगे क्वेश्चन हमारे सही पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपेंथेस होगा। क्या होगा? नेपेंथेस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से किस विटामिन कमी से सीलियक रोग हो जाता है? बताइए किस विटामिन कमी से होता है सीलियक रोग? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 कमी से जो है सीलियक रोग होता है। आगे क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? क्या कहलाता है? कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। आगे क्वेश्चन 50 पे कह रहा है पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? बताइए। कह रहा है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो जीन बैंक। क्या है? इन विट्रो जीन बैंक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? क्या होगा? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 ईस्वी में। कब किया गया था? 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। आगे आइए, कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिश्रय के ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिश्रय में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैरिस डोमर मॉडल। क्या है? हैरिस टोरोडो मॉडल। क्या है? हैरिस टोरोडो मॉडल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए, इसमें मिलान करना है। इसमें चित्रकारी दिया हुआ है और राज्य दिया। कौन सा चित्रकारी जो है ना किस राज्य का है? देखिए मिलाते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? तो अपना बिहार का है, सबको पता है बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। लेपाची पेंटिंग कहाँ का? लेपाची बोलेगा तो लेपाची पेंटिंग कहाँ का है? लेपाची बोलेगा तो लेपाची हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश। लेपाची बोलेगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आप पर्चित पेंटिंग कहाँ का? पर्चित बोलेगा उड़ीसा का आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का। और वारली बोलेगा तो कहाँ का? वारली महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो मधुबनी बिहार का है। लेपाची बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। पट्टचित्र बोलेगा तो कहाँ का हो जाएगा? तो पट्टचित्र बोलेगा तो उड़ीसा का हो जाएगा। और वारली बोलेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है फिलिप्स चक्र। कह रहा है फिलिप्स चक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो कह रहा है फिलिप्स वक्र जो है ना, फिलिप्स वक्र है, चक्र नहीं, फिलिप्स वक्र है। कह रहा है किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, फिलिप्स वक्र बोलेगा तो किसके मध्य स्थापित करता है संबंध? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें मिलाना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। मतलब कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया हुआ है और राज्य में अवस्थिति। कौन सा जो है ना कोयला जो बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका 45 का आंसर क्या होगा? 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए मिलाते हैं, क्या होगा? डी होगा। देखिए क्या हो, कहलगांव कहाँ है? कहलगांव बोलेगा तो कहलगांव बोलेगा तो कहाँ है? तो बिहार में। कहलगांव बोलेगा बिहार में है। और खारगोन बोलेगा कहाँ? खारगोन बोले तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में से खारगोन। ठीक है, और कोरबा बोलेगा तो कहाँ? कोरबा बोले छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी बोलेगा कहाँ? कुडगी बोलेगा तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में तो कुडगी बोले तो कर्नाटक और कोरबा बोले छत्तीसगढ़। देखिए फिर से मिलाते हैं। कहलगांव बोलेगा तो कहाँ? कहलगांव बिहार में है। खारगोन बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। कोरबा बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी बोलेगा तो कहाँ? कर्नाटक में। इसका राइट आंसर 2, 1, 4, 3 था। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा गलत है? बताइए। निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा जो है ना गलत है? देखिए मिलाते हैं। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ का, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 2 पुस्तक है, किसका है? J.M. किन्स का है। किसका है? J.M. किन्स का है। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बोलेगा J.M. किन्स का है। और एशियन ड्रामा किसका है? एशियन ड्रामा बोलेगा तो गुनार्ड मिंडल का। किसका? गुनार्ड मिंडल का है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है ना, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। किसका है? रिचर्ड, क्या बोले थे? रिचर्ड क्या होगा? ये जो पुस्तक है ना डेविड रिचार्डो का है। किसका है? डेविड रिचार्डो का, याद रखिए। डेविड रिचार्डो का है। डेविड रिचार्डो का पुस्तक है। ठीक है, डेविड रिचार्डो का पुस्तक याद रखिए, डेविड रिचार्डो का है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बोलेगा किसका है? डेविड रिचार्डो का। डेविड रिचार्डो का पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल बोलेगा ना, कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल किसका है? दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स का है, दास कैपिटल, याद रखिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन आइए 47 पे।
कह रहा है कि अप्सा है, कह रहा है AFSPA, अप्सा जो है पहली बार कहाँ लगाया गया तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में, मतलब क्या डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। क्या 7 पूर्वोत्तर राज्यों में? तो अप्सा जो है ना कहाँ लगाया गया था? तो 7 सिस्टर जो है ना वहाँ पे अप्सा जो है ना मतलब अप्सा लगाया जाता है, ठीक है। तो 7 सिस्टर कौन कौन है बताइए? तो 7 सिस्टर ATM आना मम्मी, इसका ट्रिक होता है। कौन कौन होता है? ATM आना मम्मी, ठीक है, याद रखिएगा। ATM से हो गया, देखिए इसका ट्रिक होता है ATM आना मम्मी, सब देखिए सारा याद रहेगा। ATM आना मम्मी, ठीक है, ATM आना मम्मी याद रखिएगा, ATM आना मम्मी सब याद रहेगा। देखिए A से हो गया, A से क्या हो गया? असम हो गया, क्या होगा? असम हो गया। और अब T से क्या होगा? त्रिपुरा हो गया। म से क्या होगा? मेघालय हो गया। और आ से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ATM आना, न से हो गया नागालैंड। और एक म से हो गया मणिपुर, और एक म से क्या होगा? मिजोरम। ये 7 सिस्टर जो है ना इस पे, इस ट्रिक पे बैठ जाएगा 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में क्या होता है? AFSP अप्सा लागू होता है, याद रखिएगा। और अप्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्म्ड फोर्सेस मतलब स्पेशल पावर एक्ट होता है। क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। और ये जो अधिनियम आया था ना, ये कब आया था? 1958 में आया था। कब आया था? 1958 में। ये कब आया था? 1958 में अधिनियम आया था, याद रखिए। सब पॉइंट ना याद रखिएगा। 7 सिस्टर का ट्रिक है, याद रखिएगा। ATM आना मम्मी, ATM आना मम्मी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन ये 48 पे कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? बताइए क्या होगा? मोर जो है भारत राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। कब? 1963 में घोषित किया गया था। आगे 49 पे कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है, सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल शामिल। तो कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है, सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल शामिल है। आगे लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पोचमपल्ली, कह रहा है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? पोचमपल्ली जो है ना ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा। अब पोचमपल्ली कहाँ है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, ठीक है। अब पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो सेट नंबर 3 कम्प्लीट हो गया। इस सेट में तो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ था, इसलिए जो नोट्स का जो जगह होता है ना, नोट्स का जगह नहीं था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल ही बहुत अच्छा दिया हुआ था। तो सारा 50 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में जो है ना सेट नंबर 4 देखेंगे। और सभी लोग जो है क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत सारे क्लास इंपॉर्टेंट क्लास आता है। तो सभी अंत समय में जो है ना जितने भी लोग हैं ना जिनका भी ऑफिस एग्जाम है, तो सभी लोग जो है जितना क्लास इसके पहले हुआ है सारा क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अंत समय में जो है ना आपको बहुत फ़ायदा करेगा, जितने भी क्लास करवा चुके हैं। एडुटेरिया 5000 हो गया, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हो गया पहले वाला, जो वर्तमान में हो रहा है उसको भी देखा कीजिए। सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए और हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और इसका PDF जो है ना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करके ग्रुप में चल जाइए, और जहाँ पे टेस्ट होगा उसको भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एक टेस्ट ग्रुप और एक PDF ग्रुप, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक।